Hello everyone, I am Neha and welcome back to my channel. In this video we will talk about descriptive statistic. ये जो टॉपिक है ये है MPC 006 का ब्लॉक 1 एंड यूनिट 2। इससे पहले हमने यूनिट 1 डिस्कस कर ली है, पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक। सो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर मोर वीडियो। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। सो सबसे पहले ये जान लेते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक होती क्या है। तो ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक हम लोग यूज़ करते हैं डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए, समराइज़ करने के लिए, जो कि इन वेज दैट आर मीनिंगफुल और यूज़फुल हो। जो भी डेटा हम समराइज़ कर रहे हैं या डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो मान लीजिए आप कोई स्टडी कर रहे हैं, स्टडी में आप इंटरप्रिटेशन करते हैं तो उसमें टेबल का यूज़ करते हैं, चार्ट का यूज़ करते हैं, और काफ़ी सारे सेंट्रल टेंडेंसी भी यूज़ करते हैं, मीन मीडियन मोड। तो वो सारी चीज़ें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक के अंदर में आती है। तो यहाँ पे है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक इंक्लूड क्लासिफिकेशन, टैबुलेशन, डायग्रामेटिक एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसी के बारे में पूरी तरीके से हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो जैसे देख सकते हो आप यहाँ पे, जैसे ये टेबुलेशन है और इसी के बेसिस पे हमने यहाँ पर चार्ट प्रिपेयर किया है। तो ये हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में आता है। ओके, सो बेसिकली डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में दो ऑपरेशंस होते हैं। एक तो पहला होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, ठीक है, एंड सेकेंड है समराइजेशन ऑफ डेटा। कि ऑर्गेनाइजेशन के हम जो भी डेटा होता है उसको ऑर्गेनाइज किस तरीके से करते हैं, एंड समराइजेशन मीन्स कि हम जो सेंट्रल टेंडेंसी यूज़ करते हैं मेज़र करने के लिए, एंड मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन्स जो यूज़ करते हैं स्टैटिस्टिक में, वो सारी चीज़ें हम समराइजेशन में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा के, ऑर्गेनाइजेशन कैसे करते हैं डेटा को। तो बेसिकली 4 मेजर स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन करते हैं डेटा का। फर्स्ट है क्लासिफिकेशन, सेकेंड है टैबुलेशन, थर्ड है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन एंड फोर्थ है डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन। चलिए वन बाय वन देखते हैं। तो बेसिकली जो क्लासिफिकेशन है वो एक तरीके से क्या होता है, अरेंजमेंट डेटा इन ग्रुप्स में किस तरीके से अरेंजमेंट की जाती है डेटा को, ठीक है, वो हमारा क्लासिफिकेशन कहलाता है। तो इस अरेंजमेंट को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू करते हैं। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शोज द नंबर ऑफ केसेस, ठीक है, जो भी आपके डेटा होगा, नंबर ऑफ केसेस विद इन अ गिवन क्लास इंटरवल और रेंज ऑफ स्कोर्स, ठीक है, या रेंज हो सकती है या फिर क्लास इंटरवल हो सकती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। तो बेसिकली हम जो डेटा होता है वो दो तरीके का होता है, एक अनग्रुप्ड होता है, एक ग्रुप डेटा होता है। अब इन डेटा को हम किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसको देख लेते हैं। तो अनग्रुप्ड डेटा जो होता है, दिस टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अलाउज टू अस टू डायरेक्टली सी हाउ ऑफ्टन डिफरेंट वैल्यूज अकर इन आवर डेटा सेट। मतलब डायरेक्टली हम उसको शो कर देते हैं अपने डेटा को इन एक टेबल में, जिसमें हम कंस्ट्रक्ट करते हैं लिस्टिंग ऑल स्कोर वैल्यू इधर फ्रॉम हाईएस्ट टू लोअर और लोअर टू हाईएस्ट, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में। प्लेसिंग अ टैली मार्क इसमें यूज़ किया जाता है अनग्रुप डेटा में, एंड बिसाइड ईच स्कोर एवरी टाइम से इट अकर्स, ठीक है, ये दिखाता है कि कौन सा नंबर वैल्यू कितनी टाइम आया है। जो टैली मार्क्स आता है वो यही शो करता है, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, लेट्स कंसिडर द मार्क्स ऑफ 25 स्टूडेंट्स इन स्टैंडर्ड 9th इन अ पर्टिकुलर स्कूल। द स्कोर आर एज फॉलो, ये सारे स्कोर्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब द मैक्सिमम मार्क्स अलॉटेड टू द पेपर इज़ 100। ड्रॉ टैली चार्ट फॉर द एबव डेटा, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम असेंडिंग डिसऑर्डर में इसको अरेंज करेंगे। यहाँ पर हो गया हमारा ये जो डेटा था, इसको हमने यहाँ पे असेंडिंग डिसऑर्डर में लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर उसकी फ्रीक्वेंसी लिख ली, मतलब कि 28 कितनी टाइम आया है, एक बार आया है बस, और 23 कितनी टाइम आया है,
2 बार आया है, ठीक है, 2 बार आया है सिर्फ। तो वही चीज़ यहाँ हम टैली मार्क करते हैं, बस 1 2 3 4 और 5वां जब आता है नंबर तो हम इसको कट कर लेते हैं। देखिए आप यहाँ पर जैसे अगर 6 बार आया है तो फिर से हम यही करेंगे, 6 7 8 9, फिर हम 10वीं में ऐसे कट कर देते हैं। तो इस तरीके से हम टैली मार्क्स करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अनग्रुप डेटा, ओके, कि हम इसमें कोई भी जो भी डेटा होता है हम डायरेक्टली क्या कर देते हैं, शो कर देते हैं, ओके। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेसिकली ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 2 तरीके से होता है, एक तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, द नंबर ऑफ times each value occurs denote the frequency of the particular value of observation। जो भी फ्रीक्वेंसी दी हुई है उसी के बेसिस, जो भी वैल्यू दी होती है उसी के बेसिस पे हम फ्रीक्वेंसी को डेवलप कर देते हैं। और इसमें एक चीज़ ये भी होती है कि इसको जो स्मॉल अमाउंट में हमारे पास डेटा होता है उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपको 20 स्टूडेंट दिए गए हैं, अब 20 स्टूडेंट ने एक टेस्ट में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, ठीक है, ये देखना है आपको। तो यहाँ पर डायरेक्टली क्या किया गया है, मार्क्स ऑब्टेन इन टेस्ट एंड नंबर ऑफ द स्टूडेंट। तो यहाँ पर दे दिया गया है कि 5 मार्क्स 3 बच्चों के आए हैं, 10 मार्क्स 4 बच्चों के आए हैं, ठीक है, 15 मार्क्स 5 बच्चों के आए हैं, 18 मार्क्स 4 बच्चों के आए हैं एंड 20 मार्क्स 4 बच्चों के आए। तो ये हो गए 20 स्टूडेंट्स। या स्कूल में अगर आप टीचर होंगे तो कुछ इसी तरीके का टेबल आप प्रिपेयर करते होंगे, ठीक है। ये होता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो कि ग्रुप डेटा में आता है। अब आता है कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये जब लार्ज अमाउंट पे हमारे पास डेटा होता है, जैसे मान लीजिए कि 10th क्लास है, ठीक है, और 10th मार्क्स का उनका मैथ्स का पेपर है 100 मार्क्स का मैथ का पेपर है और 100 स्टूडेंट है, ठीक है। ये लार्ज अमाउंट का आपका डेटा हो गया। तो उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्लास इंटरवल प्रिपेयर करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे क्लास इंटरवल के थ्रू होता है, ओके। और लार्ज अमाउंट पे, जब लार्ज अमाउंट पे आपके पास डेटा होता है तो उसके लिए अप्लाई होता है, ओके। अब हम आते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है, तो सबसे पहला है यहाँ पे रेंज। तो रेंज किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है या फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे किया जाता है। रेंज में ले लिया जाता है कि मान लीजिए कुछ डेटा दिया गया है तो उसका जो सबसे हाईएस्ट स्कोर होता है और उसका सबसे जो लोएस्ट स्कोर होता है उसको हम क्या करेंगे, डिफरेंस मतलब माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वो हमारा फाइंड आउट हो जाएगा रेंज, ठीक है, गिवन डेटा का, जो भी डेटा आपका दिया हुआ है। सेकंड आते हैं द नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स। तो इसमें ये देखा जाता है कि आपके जो क्लास इंटरवल है, मतलब आपने देखा होगा कि बहुत सारे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ठीक है। तो ये क्लास इंटरवल कितने नंबर तक जाएगा, तो वो आपके डेटा के अकॉर्डिंग उस क्लास इंटरवल को यूज़ किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए 5, आपके जो डेटा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग 5 to 30 तक आपका जो जा रहा है क्लास इंटरवल होना चाहिए। तो नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स ये होता है। लिमिट्स ऑफ ईच क्लास इंटरवल, मतलब कि अगर 0 to 5 कि इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्लास इंटरवल होता है और ये डिनोट होता है आई से। इसमें हम देखते हैं कि जो भी नंबर है ऑफ क्लास इज़ द साइज एंड विड्थ और रेंज, ठीक है, रेंज ऑफ द क्लासेस कितनी है। मान लीजिए कोई बच्चा है, जैसे कि अभी हमने स्कोर की बात की कि 5 बच्चे हैं, उनके 4 मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 0 to 5, 5 to 10। तो हम जो 5 बच्चे हैं उनको इस 5 मार्क्स वाले बच्चों को हम इस कैटेगरी में फॉल कर देंगे। तो दैट मीन्स कि इसके बीच में 0 से 5, 1 2 3 4 एंड 5, ओके। तो ये होता है लिमिट्स ऑफ क्लास इंटरवल, मतलब साइज़ क्या है, ओके। अब यहाँ पर कुछ मेथड्स हैं जो क्लास लिमिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करते हैं। तो फर्स्ट देख लेते हैं एक्सक्लूसिव मेथड। एक्सक्लूसिव मेथड में क्या होता है कि लोअर लिमिट्स वन क्लास इज़ द सेम एज द अपर लिमिट। आप देख सकते हो कि ये जो लोअर लिमिट है
0 अपर हो गई एंड 5 क्या है, लोअर हो गई। अब ये 5 क्या होगा, अपर लिमिट में आ जाएगा, मतलब कि सेम हो जाएगा और यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब ये प्रोसेस हम लोग क्या करेंगे, दोबारा रिपीट करेंगे। अब ये लोअर लिमिट हो गया, लोअर लिमिट यहाँ पर आ जाएगा 10, 15। अब यहाँ पे लोअर हो गया तो नेक्स्ट आ जाएगा 15 to 20। ठीक है, तो जो लोअर लिमिट होती है वो आपकी क्या हो जाती है, सेम एज अपर लिमिट इन नेक्स्ट लाइंस में। ठीक है, ओके, ये होती है हमारी एक्सक्लूसिव। एंड इन इंक्लूसिव मेथड्स में क्या होता है, इंक्लूसिव मेथड्स में रिपीट नहीं होता है, लोअर क्लास लिमिट ऑफ अ क्लास इज नॉट रिपीटेड, अपर क्लास लिमिट ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 0 to 5, तो 5 का एक नंबर हम इंक्रीज़ करके यहाँ पर लिख देंगे 6 to 11। अब यहाँ पे एक नंबर इंक्रीज़ करके यहाँ पर इसकी अपर लिमिट लिखेंगे 12 to 17। अब इसकी एक इंक्रीज़ करेंगे 18 to 23। ठीक है, तो इस तरीके से हम इंक्लूसिव मेथड्स में अपने क्लास इंटरवल को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब आते हैं ट्रू और एक्चुअल मेथड, जिसमें क्या होता है, विच एक्सटेंड फ्रॉम 0.5 यूनिट बिलो और या 0.5 यूनिट एबव। ठीक है, जो आपकी फेस वैल्यू होती है वो स्कोर आपका कंटिन्यूअस बनता रहता है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 140 to 144। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा 0.5 बिलो एंड ये हमारा हो जाएगा 0.5 एबव। ठीक है, तो अब यही चीज़ क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। ओके, अब ये आपका रिपीट होता जाएगा। हम यहाँ पर 144.5, अब ये हो जाएगा 145.5। ठीक है, अब सेम ये यहाँ पे आएगा 144 पॉइंट एंड यहाँ पे 5 होगा एंड 1.46.5। ठीक है, तो इस तरीके से इंक्रीज़ होता जाएगा। ओके, अब आते हैं टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो 3 टाइप्स की होती हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट में है फर्स्ट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कि हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उस टेबल में हम रेशियो, फ्रैक्शन, प्रपोर्शन, परसेंटेज, इन सारे को नंबर्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, टाइम्स अ वैल्यू, जो भी डेटा रहता है। ओके, सो इसका एक फॉर्मूला है, वैल्यू अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला। तो जिसमें आप देख सकते हो कि ये वैल्यू दी हुई है। ठीक है, अब इसकी हमने फ्रीक्वेंसी प्रिपेयर कर ली। ओके, अब फ्रीक्वेंसी को हमने क्या किया, ये फ्रीक्वेंसी का टोटल आया हमारा 20। अब 3/20 करेंगे तो हमारा 0.15 आएगा। नेक्स्ट हम करेंगे 5/20 तो 0.25 आएगा। ऐसे ही हम क्या करेंगे, डिवाइड करते जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिवाइड हुआ है। ठीक है, एंड आप देख सकते हो ये फ्रैक्शन में भी है। ठीक है, रेशियो भी कह सकते हैं आप, 3/20 एक रेशियो ही होता है, और परसेंटेज भी हम निकाल रहे हैं। तो इस तरीके से हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में अपने डेटा को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बस आपको ये देखना है कि ये जो 20 यहाँ पर जो आपका ये जो फ्रीक्वेंसी रिलेटिव आएगा, इसको जब आप सम करोगे, ये तो आपका हो गया सिग्मा एक्स, मतलब कि आपका टोटल ऑफ सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। बट यहाँ पर जब आप सम करेंगे फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को, तो वो आपका 1 होना चाहिए। ठीक है, ओके, तो ये होता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, एंड अब नेक्स्ट आते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम क्या करते हैं, चलिए हम इसको ना एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, आपको जल्दी समझ में आएगा। तो ये हमने जो ऊपर डेटा लिया था ना, उसी के बेसिस उसी को मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो ये आपकी डेटा हो गया। ठीक है, और ये आपकी हो गई फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी थी हमारी, सम ऑफ
फ्रीक्वेंसी हो गई 20। तो अब क्या करेंगे हम, 3 हमारा तो सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं है ऊपर। तो ये होगा 3 + 5 8, 8 + 3 11, 11 + 6 ये ऐड होते जाएंगे, ठीक है। इसमें 17, 17 + 2 19, 19 + 1 20। अब इसमें क्या देखना है कि आपकी ये जो सम ऑफ फ्रिक्वेंसी का टोटल है वही टोटल यहाँ पर आना चाहिए। दैट मीन्स कि आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो उसमें कोई एरर नहीं है, ग्रुपिंग में कोई एरर नहीं है। सेम यहाँ पर भी है यही चीज़ कि अगर ये लास्ट में 1 आता है या नियर बाई 1 आता है तो दैट मीन्स कि आपने जो ये ग्रुपिंग की है, डिस्ट्रीब्यूशन किया है, इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अब आते हैं क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये थर्ड है। इसमें हम क्या करते हैं, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी को आपका तो पता ही है, ठीक है। हमें क्या करना है, सेम प्रोसेस हमें यहाँ पर यूज़ करना है। बस हमें क्या करना है कि हमें जैसे हमने इस फ्रिक्वेंसी को ऐड किया था वैसे ही हम क्या करेंगे, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी को ऐड करते जाएंगे उसके अपर वैल्यू से, ठीक है। 0.15 से हम क्या करेंगे, 0.25 को आप देख सकते हो यहाँ पे ऐड कर दिया। अब जितना आया उसको अब इस वैल्यू से हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। अब फिर जितना आया 0.55, उस 0.55 को हम 0.30 से क्या किया है, हमने ऐड कर दिया है। तो जो हमारा इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब यहाँ पर भी आपको एक चीज़ बता दूँ कि रिलेटिव फ्रिक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में क्या होता है, इसका टोटल तो आपको 1 आएगा ही, लेकिन जब हम इसको ऐड करेंगे और इसको ऐड करने के बाद इसका सम करेंगे, जब सम क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रिक्वेंसी का सम करेंगे तो ये भी हमारा 1 आना चाहिए, ठीक है, जो कि आपको दिखाएगा कि आपकी जो ग्रुपिंग हुई है, आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो एरर नहीं है उसमें। अब आते हैं टेबुलेशन पे। तो टेबुलेशन क्या होती है, आपको समझ आ गया होगा नाम से कि हम टेबल में अपने डेटा को क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, कॉलम्स होती हैं, सब हेडिंग्स होती हैं, हेडिंग्स होती हैं, उसके बेसिस पे हम सिस्टमेटिक अरेंज करते हैं, क्लासीफाई करते हैं डेटा को। तो कुछ मेन कंपोनेंट्स है, जैसे टेबल नंबर हम देते हैं। अगर मान लीजिए आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला और फिर आपने कोरिलेशन निकाला अपने प्रोजेक्ट में, तो आप इसको 1.1 टेबल नंबर दे देंगे और इसको 1.2 टेबल नंबर दे देंगे। तो इसी तरीके से टेबल नंबर, टाइटल ऑफ द टेबल, जैसे कि मैंने बताया स्टैंडर्ड डेविएशन और कोरिलेशन, तो उसी के बेसिस पे आप उसका टाइटल दे देंगे। कैप्शन होना चाहिए, ठीक है, कैप्शन की हाँ यहाँ पर आपका कौन सा डेटा है, ठीक है, एंड सब हेडिंग्स होनी चाहिए। ओके, बॉडी ऑफ द टेबल जो मिड में होता है पूरा, हेड नोट होना चाहिए बॉडी ऑफ द टेबल के यहाँ पर जो होता है, ठीक है, 1 2 3 जितना भी आपके टेबल में हो। फुट नोट होना चाहिए, जो भी आपने डेटा अपने टेबल में दिया है उसका थोड़ा सा आपको वहाँ पर एक्सप्लेन करके जो नीचे आप लिखते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारी बुक में स्टार बना रहता है और फिर क्या होता है कि उसका जो पेज का एंड होता है वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें लिखी हुई रहती हैं उसी वर्ड की, ठीक है, उसके बारे में लिखी हुई रहती हैं, तो वो हमारा फुट नोट कहलाता है। सोर्स ऑफ डेटा, कहाँ से आपने ये डेटा कलेक्ट किया है, ठीक है। अब देखिए ये टेबल मैं आपको दिखा देती हूँ, ये हो गई आपकी सब हेडिंग, ठीक है, एंड ये आपका कैप्शन हो गया, कॉलम हेड 1, और ये आपका कॉलम हेड 2 हो गया, ठीक है। सब हेडिंग जो भी आपकी हेडिंग्स होंगी, ये आपकी मेन बॉडी होगी, ये आपका टोटल पॉइंट होगा, और स्टेप एंट्रीज होगी कि यहाँ पे आपने मान लो कोरिलेशन फिल किया है और यहाँ पे आपने स्टैंडर्ड डेविएशन किया है, तो उसी बेसिस पे आप क्या करेंगे, अपने डेटा को यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, और फुट नोट्स आपके यहाँ पर होंगे और सोर्सेस यहाँ पे होंगे, ठीक है। इस तरीके से हम टेबुलेशन करते हैं। अब आते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की। सो बेसिकली हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब हम प्रोवाइड करते हैं तो उसका मतलब ये है कि जो पर्सन रीड कर रहा है हमारे डेटा को वो ईज़िली एक बार देखने पर ही उसको वो डेटा समझ में आ जाए, ठीक है। तो कुछ यहाँ पर डेटा हैं
मतलब ग्राफ्स हैं जिसकी हेल्प से हम इसको डायग्रामेटिक फॉर्म में या ग्राफिक फॉर्म में डिस्प्ले करते हैं। सबसे पहले है हिस्टोग्राम। सो हिस्टोग्राम में आपने देखा होगा एक सीरीज़ होती है रेक्टेंगल में, ठीक है। सो जो क्लास इंटरवल होता है वो हमारा हॉरिजॉन्टल में होता है एंड जो हमारी फ्रिक्वेंसी होती है वो हमारे वर्टिकल में होती है, ठीक है। तो ये हमारा होता है हिस्टोग्राम। ओके, अब फ्रिक्वेंसी पॉलीगन के बारे में आते हैं। तो जब भी हम कोई भी ग्राफ बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम इसको O पॉइंट देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर X होता है हमारा, यहाँ पे Y होता है। तो कुछ इसी तरीके से हमारा फ्रिक्वेंसी पॉलीगन होता है और इसमें हम मिड पॉइंट में अपने डेटा को प्रेजेंट करते हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर जो भी क्लास इंटरवल है उसके मिड में हम अपने डेटा को मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होती है फ्रिक्वेंसी पॉलीगन। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं फ्रिक्वेंसी कर्व। आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखा होगा तो हम कुछ इस तरीके से करते हैं, कर्व बनाते हैं, नॉर्मल कर्व। तो उसी तरीके से हम फ्रिक्वेंसी कर्व में कर्व बनाते हैं, इसीलिए इसको ना स्मूथ कर्व के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जिसमें आपको पता है यहाँ पे 0 हम डिनोट करते हैं, यहाँ पे x करते हैं, यहाँ पे y करते हैं और यहाँ पे हमारा क्लास इंटरवल होता है और यहाँ पे हमारी फ्रिक्वेंसी, मतलब हॉरिजॉन्टल में हमारा क्लास इंटरवल होता है और हमारा वर्टिकल में क्या होती है, फ्रिक्वेंसी होती है। ओके, अब क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कर्व और ऑगिव भी कहा जाता है इसको, ठीक है। तो इसमें दो तरीके के कर्व या ऑगिव होते हैं, एक तो लेस देन ऑगिव होता है एंड सेकंड होता है मोर देन ऑगिव। तो जो लेस देन और मोर देन ऑगिव होता है उसको देख लेते हैं। तो जो लेस देन ऑगिव होता है उसमें इंक्रीजिंग कर्व हम करते हैं, ठीक है। इंक्रीजिंग कर्व हम करते हैं, स्लोप देते हैं अपवर्ड्स फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। अपवर्ड्स फ्रॉम, हम लेफ़्ट से कहाँ आते हैं, राइट में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा लेस देन ऑगिव हो गया। अब वहीं पर जो हमारा मोर देन ऑगिव होता है वो डिक्रीजिव कर्व होता है जिसमें हम स्लो डाउनवर्ड करते हैं, मतलब कि लेफ़्ट टू राइट दोनों ही होता है, बट हम क्या करते हैं, इसको अपवर्ड से करते हैं और इसको डाउनवर्ड से करते हैं, ठीक है। तो जो डाउनवर्ड से करते हैं वो हमारा मोर देन ऑगिव होता है और जो अपवर्ड से करते हैं हम लेस देन ऑगिव होता है। ये एक याद करने का तरीका है जिसमें हमारा जो हॉरिजेंटल में होता है वो होता है हमारा क्लास इंटरवल और जो वर्टिकल में होता है वो हमारी होती है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब आते हैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जिसमें सबसे पहला है बार डायग्राम। बार डायग्राम में क्या होता है कि जैसा कि जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं वो हमारे हॉरिजॉन्टल में होते हैं, ठीक है, एंड जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी वर्टिकल में होती है, ठीक है। द हाइट ऑफ ईच बार विल बी करस्पॉन्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी और वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। यहाँ पर एक चीज़ है, ये आपको थोड़ा सा मैं और एक पिक्चर दिखा देती हूँ कि ये हर एक बार के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आप देख रहे होगे वाइट सा है, तो ये डिफरेंस होता है, ठीक है, इसका आप ध्यान रखना। ओके, अब आते हैं सब डिवाइडेड बार डायग्राम। तो यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है कॉमर्स, साइंस एंड आर्ट्स। स्कूल में 2009 से लेकर 2011 तक क्या डेटा दिया हुआ है कि कितने बच्चे कॉमर्स में थे, कितने साइंस में थे, कितने आर्ट्स में थे। तो इसको कॉमर्स वाला ये है, ठीक है, कलर्स, एंड साइंस का, एंड जो आर्ट्स है वो ये है। तो ये आपका हो गया डेटा। तो सब डिवाइडेड बार डेटा, मतलब कि कई पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है। और यहाँ पर हमारी आती है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और यहाँ पे हमारा ईयर, मतलब कि हमारा क्या हो जाता है, क्लास इंटरवल, आप, ठीक है। अब आते हैं मल्टीपल बार डायग्राम। मल्टीपल बार डायग्राम में क्या होता है कि बिटवीन टू और मोर सेट्स ऑफ इंटर रिलेटेड फेनोमेना और वेरिएबल्स। तो आप देख सकते हो कि टू और मोर वेरिएबल्स यहाँ पर क्या है, इंटर रिलेटेड है, और ये जितने भी ये वेरिएबल्स होते हैं वो विदाउट एनी गैप होते हैं। देख सकते हो आप, यहाँ पे कोई गैप नहीं है,
ठीक है, 3 वेरिएबल्स हैं तो तीनों में यहाँ पर भी कोई गैप नहीं है, फिर गैप है, फिर दूसरे में कोई गैप नहीं है, फिर तीसरे में भी कोई गैप नहीं है। ओके, और जितने भी ये बार हैं आप देख सकते हो डिफरेंट कलर और डिफरेंट शेड्स के हैं। ठीक है, सेट्स भी है जो वो अलग अलग है, कोई एकदम नीचे है यहाँ पे 200 में है, कोई 500 में है, कोई 900 में है, कोई 1200 में है। तो ये होता है हमारा मल्टीपल बार डायग्राम। ठीक है, अब आते हैं, ये भी एक है डायग्राम एग्जाम्पल है। एंड सेकंड आते हैं पाई डायग्राम। पाई डायग्राम में क्या होता है कि इसे एंगुलर डायग्राम भी कहते हैं क्योंकि ये पूरा एंगुलर होता है। ठीक है, और पाई चार्ट डायग्राम जो होता है सर्कल डिवाइडेड इनटू कंपोनेंट सेक्टर्स। ठीक है, एक सर्कल है जिसे आप देख सकते हो ये डिवाइडेड है। ठीक है, अलग अलग कंपोनेंट्स में। ठीक है, टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेरिएबल्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, और आप देख सकते हो सर्कल रिप्रेजेंट 360 डिग्री एंड 360 डिग्री एंगल इज डिवाइडेड इन प्रोपोर्शन और 2%। यहाँ पे परसेंटेज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, नंबर्स में भी हम डिवाइड कर सकते हैं। जो डिग्री होती है रिप्रेजेंटेटेड बाय वेरियस कंपोनेंट्स पार्ट्स ऑफ गिवन मैग्नीट्यूड कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमारे इंडिया में कितनी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम। तो वो यहाँ पर दिखाया है कि सबसे ज़्यादा लैंग्वेज ये बोली जाती है, फिर उससे कौन सी ये बोली जाती है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर उसके बाद सबसे कम ये। तो इस तरीके से हम इसको डिवाइड करेंगे इन विद द हेल्प ऑफ पाई डायग्राम। ओके, तो ये था डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक। मैंने ईजीएस्ट लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है। अगर टॉपिक समझ में आए तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ लाती रहूँगी। तो प्लीज़ do subscribe, share and like my videos. Thanks for watching.